Very good morning. My name is Simran Singh. Presentation of International Economics. My topic is the Carvis and Lender Theory of International Trade. हम इसमें बात करेंगे द क्रेडिट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी है हेक्सचर-ओहलन थ्योरी की, ये हेक्सचर-ओहलन थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि एक देश हालांकि चीजों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो फैक्टर को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि वो उन फैक्टर का एक्सपोर्ट कर रहा होता है इनडायरेक्टली, या तो उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में हो या कंपैरेटिवली सस्ते हो, और उन फैक्टर को इम्पोर्ट करता है इनडायरेक्टली जो या तो उसके पास महंगी है या तो कंपैरेटिवली तो उसके पास महंगी है या तो कम क्वांटिटी में है। ये जो थ्योरी है हेक्सचर-ओहलन की थ्योरी है। अब आते हैं कार्विस की थ्योरी पे। जो कार्विस की थ्योरी है इससे अलग है। कार्विस क्या बोलते हैं? कार्विस इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। यानी कि जो चीज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होगी उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो कम होगी उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम फैक्टर की बात नहीं, गुड की बात की गई है। द अप्रोच वॉज गिवन बाय कार्विस इन 1956। यहाँ पे ये बेसिकली समझना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। कार्विस ने टेस्ट किया और पाया कि जो लेबर अबंडेंट कंट्री है, जो उसके रिस्क लेबर पे ज्यादा और लेबर का एक्सपोर्ट करती है, और ये देखा गया कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा हाई वेज रेट दे रहे हैं और देशों के मुकाबले। यानी कि जो देश एक्सपोर्ट कर रही है लेबर से बनी हुई चीजों का, सेकेंड लेबर अबंडेंट कंट्री है, मतलब लेबर ज्यादा है, वही देश लेबर को यूज करने के लिए ज्यादा पे कर रहा है। यानी कि जो ये थ्योरी है हेक्सचर-ओहलन से अलग है। कार्विस ने बाद में बताया, मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ है वो ज्यादा होती है और उन चीजों का इंपोर्ट कर लेता है, जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है उसके पास में। अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट टर्म में भी हो सकती है और रिलेटिव टर्म में भी हो सकती है। यानी कि कोई भी देश का बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट होम, ना कि फैक्टर प्राइस पे डिपेंड करती है। ये बेसिक है जो हमें थ्योरी बताती है। उन्होंने बताया कि ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। एक देश किस चीजों को इम्पोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। ये है 4 चीजें: नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निकल प्रोग्रेस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। Very good morning. My name is Simran Singh. Presentation of International Economics. My topic is the Carvis and Lender Theory of International Trade. हम इसमें बात करेंगे द क्रेडिट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी है हेक्सचर-ओहलन थ्योरी की, ये हेक्सचर-ओहलन थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि एक देश हालांकि चीजों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो फैक्टर को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि वो उन फैक्टर का एक्सपोर्ट कर रहा होता है इनडायरेक्टली, या तो उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में हो या कंपैरेटिवली सस्ते हो, और उन फैक्टर को इम्पोर्ट करता है इनडायरेक्टली जो या तो उसके पास महंगी है या तो कंपैरेटिवली तो उसके पास महंगी है या तो कम क्वांटिटी में है। ये जो थ्योरी है हेक्सचर-ओहलन की थ्योरी है। अब आते हैं कार्विस की थ्योरी पे। जो कार्विस की थ्योरी है इससे अलग है। कार्विस क्या बोलते हैं? कार्विस इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। यानी कि जो चीज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होगी उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो कम होगी उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम फैक्टर की बात नहीं, गुड की बात की गई है। द अप्रोच वॉज गिवन बाय कार्विस इन 1956। यहाँ पे ये बेसिकली समझना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। कार्विस ने टेस्ट किया और पाया कि जो लेबर अबंडेंट कंट्री है, जो उसके रिस्क लेबर पे ज्यादा और लेबर का एक्सपोर्ट करती है, और ये देखा गया कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा हाई वेज रेट दे रहे हैं और देशों के मुकाबले। यानी कि जो देश एक्सपोर्ट कर रही है लेबर से बनी हुई चीजों का, सेकेंड लेबर अबंडेंट कंट्री है, मतलब लेबर ज्यादा है, वही देश लेबर को यूज करने के लिए ज्यादा पे कर रहा है। यानी कि जो ये थ्योरी
ओरिजिन से अलग है। कार्विस ने बाद में बताया, मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ है वो ज़्यादा होती है और उन चीज़ों का इंपोर्ट कर लेता है जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है उसके पास में। अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट टर्म में भी हो सकती है और रिलेटिव टर्म में भी हो सकती है, यानी कि कोई भी देश का बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट होम, ना कि फैक्टर प्राइस पे डिपेंड करती है। ये बेसिक है जो हमें थ्योरी बताती है। उन्होंने बताया कि ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। एक देश किस चीजों को इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। ये है 4 चीजें: नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निकल प्रोग्रेस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। Himanshi Godala, and my topic is Karvis and Linder Theory of Trade. Linder was a Swedish economist and he propounded his theory in 1691. According to Linder, उन्होंने ये कहा था कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तभी तक एक्सपोर्ट हो सकता है जब उसकी डिमांड हमारे होम कंट्री में या डोमेस्टिक कंट्री में होगी, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। और जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले डोमेस्टिक मार्केट में फुलफिल होने के बाद ही वो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिक्वेंटली हो सकता है, उसके बाद ही उसकी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट हो पाएगा। और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था आइडेंटिकल लेवल ऑफ इनकम होनी चाहिए और उसमें सिमिलर प्रोस्पेरिटी टू ट्रेड होना चाहिए, दोनों इक्वल होंगे इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोस्पेरिटी ऑफ ट्रेड, तभी दूसरी कंट्री में हम ट्रेड कर सकते हैं। दोनों डिमांड और प्रोस्पेरिटी टू ट्रेड सेम होगा, उसके बाद ही दूसरे कंट्री में डिमांड हो पाएगी। एंड देयर आर मेनी अजम्पशंस। तो फर्स्ट अजम्पशन है मतलब किसी भी देश के लिए पोटेंशियल ट्रेड आप प्रीशियस थिंग के लिए उस पर डिपेंड करती है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में उसकी क्या डिमांड है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। और आर इंगेज्ड इन ट्रेड ऑफ सच गुड्स द डिमांड फॉर विच एग्जिस्ट विद इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। मतलब जब तक घर में डिमांड नहीं होगी, होम कंट्री में डिमांड नहीं होगी, जब तक वो अदर कंट्री के लिए डिमांड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पर हेड इनकम। जो डिमांड है वो लेवल ऑफ पर हेड इनकम पर डिटरमाइन करती है। और सिमिलर लेवल ऑफ इनकम इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल ट्रेड, मतलब वो देश की पोटेंशियल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है टू कंट्री के लिए सिमिलर लेवल ऑफ इनकम। और प्राइमरी गुड गवर्न essentially by the relative evidence of natural resources, मीन्स हमारे प्रोडक्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स एग्रीकल्चर कितना है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए हमें कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं सच एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, मैनेजरियल स्किल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर, टेक्निकल एक्सीलेंस एसेट्रा। और लिंडर कहते हैं कि हम 2 कंट्रीज में कैसा ट्रेड होगा ये सब के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और इस थ्योरी में कनेक्ट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, कि 2 कंट्रीज में कितना ट्रेड होगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। और ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लिंडर का है वो एम्फसिस करता है। Good morning, I'm Mansi Saxena, here to represent the Linder's theory of trade. According to Linder, trade is primarily product is governed essentially by abundance of natural goods. Trade in manufactured product, on the other hand, is governed by the complex of factors such as economy scale, managerial skills, availability of capital and skilled labor, and technology excellence. Linder has not built upon the compositions of trade between two countries. Trade is connected with volume of trade in manufactured good between them. Prime conditions that the countries will trade in those manufactured good for which domestic demand is present happens because foreign trade has always been regarded as the extensions of domestic trade.
country in opinion of Linder will export its product largely to such countries as have similar pattern of demand and level of trade. Here on x-axis there is per capita income of countries, and in y-axis there is products. Here country A has the higher per capita income, so it will demand for the higher quality of goods, that is Q1, and this is the per capita income of country A, and demands for the quality of Q1. And country B has the has low per capita income and demand for the lower quality of goods. Income distribution is unequal between two countries. Income is unequal distributed in two countries. And O'Halloran's theory specified that trade could take place between the trading countries if their factor proportions were different. Linder's theory made an improvement upon the HO theory, as it specified trade would take place between the proportions were identical, provided by they had different demand preferences. Shortcomings of the trade theory. Linder fails to explain why countries should develop their home market, particularly why one country should develop their market for product which. Good morning, I'm Mansi Saxena, here to represent the Linder's theory of trade. According to Linder, trade is primarily is governed essentially by abundance of natural goods. Trade in manufactured product, on the other hand, is governed by the complex of factors such as economy scale, managerial skills, availability of capital and skilled labor, and technology excellence. Linder has not dwelt upon the compositions of trade between two countries. Trade is connected with volume of trade in manufactured goods between them. Prime conditions that the countries will trade in those manufactured goods for which domestic demand is present happens because foreign trade has always been regarded as the extensions of domestic trade. Country in opinion of Linder will export its product largely to such countries as have similar pattern of demand and level of trade. Here on x-axis there is per capita income of countries, and in y-axis there is products. Here country A has the higher per capita income, so it will demand for the higher quality of goods, that is Q1, and this is the per capita income of country A, and demands for the quality of Q1. And country B has the has low per capita income and demand for the lower quality of goods. Income distribution is unequal between two countries. Income is unequal distributed in two countries. And O'Halloran's theory specified that trade could take place between the trading countries if their factor proportions were different. Linder's theory made an improvement upon the HO theory, as it specified trade would take place between the proportions were identical, provided by they had different demand preferences. Shortcomings of the trade theory. Linder fails to explain why countries should develop their home market, particularly why one country should develop their market for product which had been exported unlimitedly. Start. Second shortcoming is the concept of quality of product has not been precise explained in this theory. There were no attempts has been made by Linder to measure the quality
and quality of the product. Linder recognized that the volume of trade was affected by demand overlaps, but he fails to specify the condition under which demand overlap would affect the volume of trade. And lastly, the impact of demonstration effect of the volume of trade was not explained by the Linder in his theory.